सनलाइट जब बैरिकेड लगा रहा होता है तब जियांगमू इसकी वजह पूछती है। वो बताता है कि जिनजाओ ने उसे एक होमवर्क दिया है और उसका भेजा वॉइस मैसेज भी सुनाता है जिसमें जाओ ने ड्रिफ्टिंग का इंस्ट्रक्शंस दिया था। जियांगमू को सुनकर सब कुछ क्लियरली समझ आ जाता है, पर सनलाइट कभी एक्सीलरेटर दबाना भूल जाता है तो कभी व्हील को स्ट्रेटन करना। जियांगमू से उसकी गलतियां बताती है क्योंकि उसने अपने डैड को बहुत बार कार चलाते और ड्रिफ्ट करते देखा। वो उसे और जाओ को कैसे क्या करना होता है बताया भी करते थे। सो वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठकर सर्कल लेकर दिखाती है। हालांकि उसके अंदर स्किल्स तो हैं पर उसे ड्राइविंग अच्छे से आती नहीं है। सो इसके लिए नाना की मदद लेती है और वो उसका ऑनलाइन साइन अप एक ड्राइविंग स्कूल में करा देती है। फिर नाना उसे अपने साथ अपने कजन की बर्थडे पार्टी में ले आती है और वहाँ सारे फैंसी कार्स दिखाती है और बताती है कि यहाँ जितने लोग हैं सब कार एडिक्टिव है। 3 टाइप की कार्स दिखाती है, परफॉर्मेंस वाली जो मॉडिफिकेशन पोटेंशियल होती है, जो लोग थ्रिलिंग सीकर होते हैं ये उनके लिए होता है। दूसरा शो कार्स, कस्टम पेंट्स वाले जो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बढ़िया होता है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। लास्ट सुपर कार्स, स्लीक स्लिम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस कंप्लीट पैकेज, नाना का पर्सनल फेवरेट। वहीं सनलाइट जाओ को बताता है कि वांगचिन की फॉर्चून टेलर नाना मोमो से प्लेन में मिली थी। वो जियांगमू को अभी अपने साथ फन कराने ले गई है। सो जाओ से कॉल पे कॉल लगाता है पर वो कट कर देती है, जिसमें नाना वजह पूछती है। वो बताती है कि उसे उसके पास से ड्यूरेक्स मिली और लग रहा है जैसे कि लड़की का चक्कर है, पर वो उससे डायरेक्टली पूछ नहीं सकती। हालांकि वो चाहती है कि जाओ उसे सिर्फ एक बहन की तरह ना देखे, पर अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनके बीच सब कुछ ऑकवर्ड हो जाएगा। सो वो उसे आइडिया देती है कि जाओ को ऐसा दिखाए कि वो किसी लड़के के साथ डेट कर रही है। अगर थोड़ी सी भी फीलिंग्स होगी तो वो साफ दिख जाएगा। पार्टी में मौजूद किसी हैंडसम लड़के को इस काम के लिए चुनने को बोलती है और उसकी नजर यानफांग पे जाती है। नाना कहती है ये नहीं, ये तो बिल्कुल प्ले बॉय है। तभी वहाँ बर्थडे बॉय नाना का कजन लिंसू आता है। वो जियांगमू से कहती है ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये लड़कियों के मामले में यांगफैन जैसा नहीं है। ये यहाँ का लोकल होने के बावजूद चाइनीज बड़े ही अच्छे से बोल लेता है। मुझे लगता है शायद ये किसी चाइनीज लड़की को सीक्रेटली लाइक करता है। फिर वो जियांगमू को धक्का देकर लिन के पास करती है और तभी फोटो खींच लेती है और मोमो से कहती है ये तस्वीर और अपनी लोकेशन जाओ को भेजकर फोन फौरन से स्विच ऑफ कर देने। सो वो ये भेजकर लिखती है सॉरी गलती से सेंड हो गया। फोटो देखने के बाद जाओ टेंशन में आ जाता है और उसे कॉल लगाने लगता है पर फोन ऑफ आ रहा होता है। सो वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वही नाना की नजर उसे ढूंढ रहे वांगचिन के आदमियों पे पड़ती है तो उनसे छुपने के लिए भागती है और जियांगमू से कहती है थोड़ी देर में लिविंग रूम के पास मिलेंगे। मोमो वहाँ अकेले होती है, तभी उसे देखकर यानफिंग अप्रोच करता है और बोलता है तुम जिनजाओ की गर्लफ्रेंड हो ना। जब वो कुछ जवाब नहीं देती तो बोलता है कि जाओ के कई राज है जो वो उससे शेयर कर सकता है। वो इंटरेस्ट दिखाती है तो कहता है एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ कॉकटेल पीना होगा। वो जाओ के बारे में जानने के लिए ये भी पी लेती है। यानफिंग उसे वांगचिन के बारे में बताने लगता है लेकिन तभी जियांगमू बेहोश होने लग जाती है। लिंसू उसे पकड़ लेता है। वहीं जाओ पार्टी में पहुंच आता है और देखता है वांगचिन के लोग नाना को परेशान कर रहे हैं। वो उन्हें वहां से भगाता है और नाना से जियांगमू के बारे में पूछता है। वो उसे उसके पास ले जाती है। वहीं लिंसू मोमो को लिविंग रूम के सोफे में सुला रहा होता है। ये देखकर जाओ को लगता है कि शायद इसी ने जियांगमू के साथ कुछ किया होगा। लिंसू अपनी ऐसी बेइज्जती देख उसे मारता है और दोनों में फाइट हो जाती है और ये तभी रुकती है जब जियांगमू को होश आती है। जाओ देखता है उसके गर्दन पे निशान, समझ जाता है इसने पीच कंज्यूम किया है जिससे उसे एलर्जी रिएक्शन हुआ। वो बताती है कि उसे कॉकटेल पीने के बाद ईची सा फील हो रहा था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। साथ नाना भी होती है जो जियांगमू को अकेले पाकर बोलती है जाओ को ऐसे ही अपने लिए परेशान करते रहने ताकि वो उसकी रडार से बाहर न जाए। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एलर्जी के साथ साथ माल नरिश्ड भी है, इसलिए उसे रात भर यहीं हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। नाना दोनों को अकेले छोड़ने के लिए बहाना करती है कि उसे अभी अपने भाई को पढ़ाने के लिए जाना होगा। जियांगमू जाओ से पूछती है कि वो आज कहाँ था। वो बताता है कि वो आउट ऑफ टाउन गया था किसी से मिलने। वो कहती है क्या किसी लड़की से? अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की है तो वो उसे यहाँ रोक कर परेशान नहीं करना चाहती। वो बोलता है कि वो किसी आदमी से मिलने गया था। ये सुनते ही जियांगमू का चेहरा खिल उठता है। तभी सनलाइट आता है मोमो को देखने और जाओ को बाहर ले जाकर बताता है कि जियांगमू ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था। सो वो अंदर आकर उसे बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बोलता है कि चियांग के घर के अलावा उसका गैरेज भी हमेशा उसके लिए खुला रहेगा।
तभी नर्स आती है जरूरी पेपर पे पेशेंट के गार्डियन का साइन लेने। जाओ जियांगमू का दिया पेन यूज करता है। ये देख रही वो बहुत खुश नजर आती है। वहीं नाना लिंसू को बोलती है कि आज का फाइट बहुत ही अननेसेसरी था और रिक्वेस्ट करती है कि आगे जाकर वो जाओ और मोमो को परेशान ना करे। वहीं जाओ घर पे बता देता है मोमो की एलर्जिक रिएक्शन के बारे में और ये भी कि आज रात वो उसके पास हॉस्पिटल में रुक रहा है। अगली सुबह डिस्चार्ज होने के बाद जब जाओ जियांगमू को घर ले जा रहा होता है तब वो कहती है कि उसे वहाँ नहीं जाना बल्कि उसके गैरेज जाना है। उसके ना मानने पे बहाना करती है कि उसके डैड वैसे ही अपना ख्याल नहीं रख पाते। उनकी बीवी शिन को संभालने में सारी एनर्जी लगा देती है। वहाँ उसे अच्छे से नींद नहीं आएगी और ना ही ठीक से रेस्ट कर पाएगी। क्या पता उसे कुछ दिनों में फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़े। जाओ उसके एक्सक्यूज से कन्विंस हो जाता है और अपने साथ वापस ऑटो शॉप ले आता है, जहाँ वो पहुँचते साथ जाओ की कीचेन तलाश करने लग जाती है पर वो मिलता नहीं। बाहर आती है तो जिनजाओ उसके लिए न्यूट्रिशन से भरे मील्स तैयार करता है जिसे वो नहीं खाना चाहती। सो वो धमकी देता है नहीं खाना है तो वापस घर चलो। सो जियांगमू चुपचाप सब खा लेती है। वही लिंसू वानचिंग के पास आया होता है उसे वार्न करने कि उसकी कजन को ऐसे दोबारा किडनैप करने की कोशिश ना करे। अगर नाना उससे दोस्ती करना नहीं चाहती तो वो उसे फोर्स ना करे। वहीं जियांगमू शाकुन हाई में पढ़ने के लिए लैंग्वेज कोर्स करने के बारे में सोच रही है ताकि यहाँ की लोकल भाषा और इंग्लिश भी सीख सके। सो नाना उसे अपने फैमिली इंस्टीट्यूट ले आती है जहाँ लैंग्वेज कोर्स सिखाई जाती है और उसका एनरोलमेंट इंटरमीडिएट क्लास में करा देती है। वहीं जिनजाओ को बताया जाता है कि रेस बस होने वाला है तो कार तैयार रखना होगा। वो बोलता है उसे अभी भी 2 जरूरी पार्ट्स की जरूरत है जो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा। वो आदमी उसे किसी भी हाल में टॉप 10 में कंप्लीट करने को बोलता है। वहीं जियांगमू जब गैरेज आती है तो वो लॉक होता है इसलिए वो अपने डैड के घर आ जाती है पर वहाँ भी ताला लगा होता है। वो बाहर ऐसी फ्रस्ट्रेशन में चल रही होती है और गलती से किसी शख्स के हाथ पे पैर रख देती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके डैड होते हैं जो पूरी तरह से ड्रंक कचरे के किनारे पड़े होते हैं। वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों सोए हैं। वो बताते हैं कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट जल गया और उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। वो उन्हें वहाँ से उठाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि मच्छर बहुत थे लेकिन वो नहीं उठते। सो वो उनकी वाइफ को कॉल लगाती है जो बताती है कि वो शिन के साथ कंट्री साइड आई हुई है। चाबी उन्होंने डोर के बाहर वाले फ्लावर पॉट में छुपा रखा है। जब जियांगमू उन्हें अपने डैड की हालत के बारे में बताती है तो वो कहती है कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसका ये हमेशा का काम है। पर वो उन्हें ऐसे मच्छर के साथ नहीं छोड़ सकती थी। सो उनके लिए ब्लैंकेट वगैरह ले आती है। तभी जाओ आता है और ये सब देखकर पूछता है क्या इनको यहीं पे सुलाने का प्लान बना रही हो। वो कहती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जलने की वजह से ये यहाँ पड़े हैं। सो जाओ उन्हें उठाकर घर ले आता है और सर्किट रिपेयर कर देता है और जियांगमू से कहता है यहीं अपने डैड के साथ रहने। वो उसके लिए कुक कर देंगे क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा है कार्स की पार्ट्स ढूंढने के लिए। वो भी बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो यहीं रुकेगी। नाना ने उसका एनरोलमेंट लैंग्वेज स्कूल में भी करा दिया है। हालांकि उसे बहुत खुशी होती है लेकिन फिर भी कहता है कि उसका अपनी माँ के साथ कनाडा जाना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रखा। वो बोलती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सो वो तो नहीं जाने वाली और जाते हुए जाओ से कहती है वापस जल्दी आने को। उसके डैड जब शावर लेकर सोबर हो जाते हैं तो मोमो उनसे एक फेवर मांगती है। अपनी माँ को कॉल लगाकर बताती है कि उसने यहीं रहने का सोच लिया है और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले चुकी है। उसके डैड इसके बारे में जानते हैं और उसे परमिशन दे चुके हैं। जिनचियांग भी कहते हैं कि वो जियांगमू के फैसले के हक में है। फिर वो उन्हें अपने लिए डिनर बनाने को कहती है। उन्हें कुक करता देख उसे अपने पुराने डैड की याद आ जाती है और सोचती है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गए। अगले दिन जाओ हर दुकान छान लेता है पर पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। रात भर अपने कार में काम करने के बाद वो रेसिंग ट्रैक पे उतरता है। बाकियों को ब्लैक कार की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है पर वान द यंग डर्टी ट्रिक्स खेलने लगता है और उसे हराने के लिए ट्रैक पे पानी फेंकवा देता है। यानफिंग जाओ को केयरफुल रहने को बोलता है क्योंकि उसकी टायर सबसे ज्यादा पतली है। यानफिंग सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पार कर लेता है। जब जाओ की कार गीले जमीन पे जाती है तब दूसरी कार उसे ओवरटेक कर लेती है। स्लिपरी की वजह से जाओ की कार पूरी घूम जाती है लेकिन 9 ओपोनेंट्स ऑलरेडी फिनिश लाइन पे आ गए थे और उसे किसी भी हाल में 10th में आना था। सो वो टाइम कम होने के कारण बैकवर्ड ड्राइविंग करता है और उस कार से आगे निकल जाता है। वान द यंग का तो मुंह छोटू सा हो जाता है। फिर जिनजाओ किसी को कॉल लगाकर गुड न्यूज देता है कि वो टॉप 10 में आ गया। वहीं नाना जियांगमू को अपने कजन की लग्जोरियस गैरेज ले आती है। मोमो एक्साइटेड होकर सभी की फोटोज क्लिक कर रही होती है।
लिंसू सर्विलेंस कैमरा में सब देख रहा होता है तो नाना को बहाना करके अपने पास बुलाता है। वो उसके लिए फेवरेट गिटार लाया है जो उसे ना जाने कब से चाहिए थी। सो नाना जियांगमू को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़कर चली जाती है। तभी लिंसू आता है और पूछता है तुम कौन सी रेसिंग टीम से हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा, क्या तुम इसीलिए नाना के क्लोज आई ताकि मुझ तक पहुँच सको। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कार से उतनी भी खास नहीं है, ये तो उसके एक फ्रेंड के वैंकल इंजन वाली कार के सामने फीकी है। इंजन का नाम सुनकर वो बड़े ही अच्छे से उसके दोस्त के बारे में पूछने लग जाता है। उसका एटीट्यूड चेंज देखकर वो समझ जाती है कि ये उसकी ट्रिक्स है, सो वो कुछ भी नहीं बताती। इसलिए वो उसे मनाने के लिए अपनी कार में उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। ड्राइविंग करते टाइम वो उसे गौर से देखती है और बोलती है कि उसका दोस्त भी उसी की तरह ड्राइविंग टाइम रिलैक्स और काम रहता है। लिंसू उससे उसका घर का एड्रेस पूछता है पर वो बोलती है साइड में रोक देने वो टैक्सी लेकर चली जाएगी। पर वो कहता है ये कार तभी रुकेगी जब वो अपना एड्रेस बताएगी। तो जब घर पहुंचकर जियांगमू उसके कार से बाहर निकलती है तो गुस्से में दरवाजे को पटक कर बंद करती है। वो बोलता है आज तक किसी लड़की ने मेरी कार के साथ ऐसा नहीं किया। वो कहती है अगर दोबारा मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैं ही सबसे पहली लड़की होंगी जो तुम्हारे कार को तोड़ भी दूंगी। लिंसू उसे शांत करने के लिए पूछता है क्या ये रेस्टोरेंट चाइनीज फूड बेचता है, मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है। वो बोलती है कि यहाँ के खाने स्पाइसी और सॉल्टी होते हैं जो शायद उसे पसंद ना आए। दूर से रेस्टोरेंट से मिजुआन उन्हें देखकर जिनजाओ को कॉल लगाती है और बताती है कि जियांगमू अभी किसी लड़के के रेसिंग कार में आई है और देखने से ये उसका बॉयफ्रेंड लग रहा है। अगर इस बारे में मोमो की माँ को पता चला तो वो उन्हीं लोगों पे ब्लेम करेंगी। सो वो उसे जियांगमू से अच्छे से बात करने के बारे में बोलती है। सो वो उससे बात करने के लिए एक जगह लेकर आता है जहाँ वो एक कपल को किस करते हुए देखती है। जाओ से पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, आखिर यहाँ करने क्या आते हो। वो उसके सर पे मारकर कहता है ऐसे वैसे थॉट्स अपने दिमाग में मत लाओ। फिर उससे पूछता है कि वो फ्यूचर में किस तरह के लड़के से शादी करने की सोचती है। वो बोलती है कि उसने उस बारे में सोचा नहीं अब तक। तो वो अपनी स्कूल की कहानी सुनाता है एक लड़के के बारे में जिसने अपनी मीठी बातों में दूसरी क्लास की लड़की को फंसा लिया था, लेकिन पीछे उस लड़की को लेकर वल्गर बातें करता, इवन अपनी और उसकी इंटीमेसी के बारे में डिटेल में बताता। लड़की उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसके ग्रेड्स कम होते गए। उसके पेरेंट्स स्कूल में आए और बहुत तमाशा हुआ। उसके बाद उस लड़के ने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को हार्म करने की कोशिश की। तो वो उसे बताना चाह रहा है कि इस एज में लड़कों के लिए खूबसूरत लड़की को चेस करना सिर्फ बाकियों को शो ऑफ करने के लिए होता है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जिस पे वो डिसएग्री करती है और बताती है कि उसके स्कूल में एक कपल ऐसे हैं जो तब से लेकर अब तक साथ है, और पूछती है क्या वो जिस तरह के लड़कों की बात कर रहा है क्या वो खुद भी वैसे ही है, पर वो कुछ कहता नहीं है। देन वो लोग एक खराब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो जाओ उसे पकड़ता है और कहता है कि हर कोई उसके जैसे नहीं होता, हर कोई हाथ थामने के लिए नहीं पकड़ता। जिस पे वो बोलती है कि वो ऐसे रास्ते किसी और के साथ लेने ही नहीं वाली। जब दोनों गैरेज आते हैं तो जिन आया होता है और अंदर वांगचिन, जिसके वेस्ट की टैटू देखकर जियांगमू समझ जाती है कि ये वही नागिन है जिसकी बातें सब कर रहे थे। वांगचिन उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या उसका जाओ के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप है। मोमो कहती है कि वो दोनों ऐसे नहीं है, पर फिर भी वांगचिन उसे डराने धमकाने लगती है। जिन जाओ ये देखकर वांगचिन को रोकता है, पर वो जाओ को इग्नोर करके जियांगमू के साथ बाहर आती है स्नैक्स एंजॉय करने, जहाँ वो सबसे जियांगमू के बारे में पूछती है। वो लोग बताते हैं कि ये जिनजाओ की बहन है। वो कहती है इसकी बहन तो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती है, ये कौन है, क्या ये ब्लड रिलेटेड है। वो हेजिटेट करते हैं, लेकिन वांगचिन के गुस्से को देखकर कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसे ही है, इनका रिश्ता खून की तरह ही गहरा है। जाओ जब आता है तो वांगचिन उसे अपना लाया फूड देती है, पर वो नहीं लेता। और जब जियांगमू के लिए मीट कट कर रहा होता है तब वो देखती है मोमो जाओ को ही घूर रही है। सो उसे परेशान करने के लिए जाओ की क्लोज आने लगती है और वो गुस्सा होता जाता है और मोमो से घर लौट जाने को बोलता है, लेकिन वो कहती है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और भागते हुए रूम में चली जाती है, जहाँ सनलाइट से पूछती है क्या ये लड़की जाओ की गर्लफ्रेंड है। वो उसे बोलता है कि जिनजाओ और वांगचिन के बीच कभी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये लड़की वानजी गैरेज के ओनर की बेटी है। जियांगमू जब होमवर्क करके बाहर आती है तो वांगचिन और जाओ को अकेले बात करता हुआ पाती है, तो कार के पीछे छुपकर उन्हें सुनने लगती है। वांगचिन जाओ को पैसों के लिए खुद को खतरे में डालने से मना कर रही होती है और ऑफर करती है कि जो पार्ट्स वो ढूंढ रहा है अपने डैड से कहकर बाहर से इम्पोर्ट करवा सकती है, बस उसे अपने से दूर न भगाए। तभी जाओ की नजर जियांगमू पे पड़ जाती है। सो वो वांगचिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और मोमो से पूछता है यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं तो कार साफ कर रही थी। वो कहता है बहुत साफ कर ली, अब चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ।
पर वो बोलती है वांगजिन को यहाँ आना अलाउ है पर मुझे क्यों नहीं। वो बोलता है क्या तुम मुझ पे भड़क रही हो। वो कहती है नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि ये बहुत ही गलत है। फिर सोचती है कि वांगजिन की टोन से लग रहा था जैसे कि उसे जाओ की फिक्र है। उसके दिल में जाओ के लिए फीलिंग्स जरूर है। जाओ से कहती है कि उसे घर नहीं जाना क्योंकि वहाँ ऐसी काम नहीं कर रहा और गर्मी बहुत लगती है। वो कहता है कि वो उसे ठीक करवा देगा, जिसपे वो बोलती है तुम जैसे जैसे ठीक करवाते जाओगे वैसे वैसे दूसरा बिगड़ता जाएगा। मेरा मतलब था उस घर में सब कुछ खराब होता रहता है। अगली सुबह जब जाओ उसे उठाने के लिए आता है तो वो उल्टा बोलती है कि उसे कुछ और टाइम तक सोना है, पर जब जागती है तो टाइम देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए उसे लेट हो गया था। सो वो जाओ को उसे अपनी बाइक में छोड़ने के लिए इंसिस्ट करती है। वो उसे इंस्टीट्यूट तक छोड़ने आता है। वो जाते हुए उसे स्कूल ओपन हाउस इनविटेशन हैंड ओवर करती है जिसमें पेरेंट्स का आना जरूरी है। वहीं लिंसू जिनजाओ की ऑटो शॉप आ पहुंचता है और वहाँ के मैकेनिक से वैंकल इंजन के बारे में पूछता है तो बताया जाता है कि यहाँ ऐसे इंजन नहीं मिलते। सो आता है जांगमू के डैड के रेस्टोरेंट और कस्टमर बनकर ऑर्डर देता है। तभी जिनजाओ पे नजर पड़ती है जो काम कर रहा होता है। उसे डाउट होता है कि जिस फ्रेंड की बात जियांगमू कर रही थी जिसके पास वैंकल इंजन है वो ये हो सकता है। वहीं जिनजाओ स्कूल ओपन हाउस के लिए अपना यूनिफॉर्म निकालता है जियांगमू को देने के लिए। जब मोमो वापस आती है तो सोचती है कि की चेन जरूर जाओ के पास होगी, इसीलिए दरवाजे की चाबी मांगने के बहाने से उसके पॉकेट में हाथ देती है और यहाँ वहाँ देखती है, जिसपे वो बोलता है क्या फील कर रही हो। वो एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। सनलाई आकर बोलता है क्या फिर से उसे बुली कर रहे हो, पर वो कहता है कि पता नहीं वो मेरे पॉकेट में क्या ढूंढ रही थी, लगता है मुझे इसमें कॉइन्स रखना होगा उसके लिए। पर सनलाई समझ जाता है कि आखिर मोमो तलाश क्या कर रही है। अगले दिन जाओ जियांगमू को अपने हाथों से धोए हुए अपना स्कूल यूनिफॉर्म देता है। सनलाई बताता है कि इसे जाओ ने खजाने की तरह रखा है, इवन उसे भी कभी पहनने नहीं दिया। सो वो अगले दिन इसे प्राउडली पहनकर स्कूल आती है। उसका यूनिफॉर्म देखकर नाना बताती है कि ये कोई मामूली यूनिफॉर्म नहीं है, इस पे गोल्ड का स्टार बना है। उसके टीचर ने बताया था कि ये एक टॉप स्टूडेंट को किसी कंपटीशन में मिला था। जियांगमू सोचती है इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसने सब कुछ छोड़ क्यों दिया, क्या वजह रही होगी। वापस आकर जाओ से एक क्वेश्चन में हेल्प मांगती है। वो जब उसे सॉल्व कर रहा होता है तब उसे घूरती रहती है और पूछती है ये यूनिफॉर्म उसे किस कंपटीशन में मिला था। वो बताता है सिटी लेवल फिजिक्स कंपटीशन ट्रायल में। जब वो उससे पूछती है तब तुमने अपना कॉलेज एंट्रेंस क्यों नहीं दिया, तो वो उसके सवाल को अवॉइड कर देता है। तभी सनलाई आता है और जियांगमू को अपने साथ पेट शॉप लेकर आता है और अपने रेस्क्यू की एक डॉगी से मिलाता है जिसे उसकी माँ ने अबैंडन कर दिया। जियांगमू से प्यार कर रही होती है और बोलती है कि उसे और जाओ को एक बार इसी तरह का पपी मिला था जिसे दोनों ने लाइटनिंग का नाम दिया, पर उसकी माँ ने घर पे रखना अलाउ नहीं किया। सो वो दोनों इसे छुपा कर बाहर रखा करते, खिलाते पिलाते और उसके साथ खेलते। लेकिन एक रोज वो गायब हो गया, उसके बाद से कभी नजर नहीं आया। तो वो सजेस्ट करता है इसे अपने साथ रखने, पर वो बोलती है कि उसके पास इसे रखने की जगह नहीं है। तभी जिनजाओ आता है मोमो को लेने के लिए। सनलाई कहता है एक बार जाओ से बात करके देखो, मुझे लगता है वो मान जाएगा। सो वो जाओ से इस बारे में बात करने लगती है और डॉगी की सिचुएशन के बारे में बताती है। वो बोलता है तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा, अगर उसे ऐसे ही छोड़ना है तो उसे रखने की झूठी उम्मीदें और अपनापन देने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा तकलीफ दे होता है। जिसपे वो बोलती है तुम ऐसा सोचते हो, जब हम अलग रहने लगे तो सोचा ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम असल में भाई बहन नहीं थे, तो तुम्हें लगा ये बॉन्ड कभी न कभी खत्म हो जाएगा, यही सोचते हो ना तुम। वो बोलता है तुम एक पपी की वजह से मुझसे नाराज हो रही हो। वो कहती है वो सिर्फ एक पपी नहीं है, एक इनोसेंट सोल है जिसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते। सो वो उस रात सनलाइट के पेट शॉप जाता है पपी को ले जाने की बात करने, जिसपे वो बोलता है यार मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था और तुम तो सच में चले आए। वैसे अगर जियांगमू तुम्हारे लिए फील करने लगी तो भी क्या उसके साथ बाकियों जैसे कोल्डली बिहेव करोगे। वो उसे गुस्से में चुप रहने को बोलता है। अगले दिन जियांगमू गैरेज में पपी को देखती है। सनलाई बताता है कि जाओ इसे यहाँ रखने के लिए मान गया। सो वो उसे जाकर बड़े ही प्यार से थैंक्स कहती है। तभी वहाँ वांगचिंग आती है। जाओ से फिर से उसके ऑफर के बारे में सोचकर उसके डैड से बात कर लेने बोलती है। तभी जेलस जियांगमू एक एप्पल लेकर जिनजाओ के पास आती है और इसे उसके हाथ से खाने के लिए कहती है। वो भी एक बाइट लेता है जिसे देखकर वांगचिन वहाँ से चली जाती है। जियांगमू पूछती है आखिर तुम इसे खुद को परेशान क्यों करने देते हो, पता नहीं क्या चिपकू लड़कियां कितनी खतरनाक होती है। वो बोलता है कि उसे जिंदगी में किसी से डर नहीं लगा, ये तो फिर भी कुछ नहीं। जिस पे जियांगमू उसका खाए हुए एप्पल का हिस्सा बाइट करती है और कहती है मैं भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चिपकू आ जाए जिससे तुम्हें बहुत डर लगे। वो भी उसकी तरफ से काटा हुआ एप्पल खाकर हंसता हुआ चला जाता है।
अगले दिन से जियांगमू ड्राइविंग सीखने लग जाती है और बहुत कम टाइम में ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेती है। वहीं शीन आती है जाओ के गैरेज अपना खराब मार्क्स वाला पेपर लेकर सनलाई और बाकियों से साइन करवाने। तभी जाओ आ जाता है और ये देखकर शिन से पूछता है लास्ट के क्वेश्चंस तो कितने आसान थे, फिर छोड़ा क्यों? वो कहती है टीचर ने बोला था जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा उसे स्कूल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्पीच देनी होगी और ये उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। अगले सीन में हम जियांगमू को सर्विस एरिया के पास देखते हैं जहाँ लिनसू अपने लड़कों के साथ होता है और उससे पूछता है यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो सनलाई का वेट कर रही है, जिस पे वो बोलता है कि उसने उसे माउंटेन टॉप पे बुलाया है तो उसके साथ वहीं चले। वहाँ पहुंचकर भी सनलाई नहीं आया होता। सभी कैमरा में उसके पुअर ड्राइविंग देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं और लिनसू सोचता है कि उसे सनलाई को इनवाइट करना ही नहीं चाहिए था। फिर रेस स्टार्ट होता है और वो उसे 5 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है, पर इसका फायदा भी वो उठा नहीं पाता और बहाने बनाने लगता है, जिसपे लिनसू उससे उसका कैप मांगता है। सनलाई बताता है कि ये उसका नहीं है। लिनसू बोलता है कि वो इसे ओनर को खुद लौटा देगा और जियांगमू से कहता है अगर वो माउंटेन के नीचे आधे घंटे में आ गई तो वहाँ का टेस्टी केक वो उसे अपनी तरफ से देगा। सो वो सनलाई की जगह खुद ड्राइविंग करती है और सिर्फ 23 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर लिनसू इम्प्रेस होता है और वादे के मुताबिक अपनी तरफ से केक की पेमेंट कर देता है। वहाँ सभी लड़कियां सनलाई की ट्रक के पास पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है और वो भी उनके साथ फोटोज लेता है। सभी उसे क्यूट कह रही होती है, जिसपे जियांगमू से बोलती है अगर वो अपने बाल थोड़े छोटे और दाढ़ी बना लेगा और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो वो उसकी बात सुनकर अगले दिन ग्रूमिंग करके आता है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है जियांगमू ने कहा था तो मना कैसे कर सकता था। कुछ देर बाद वो इंस्टीट्यूट से वापस आती है तो वो उसे अपना नया लुक दिखाता है और वो उसकी तारीफें करती है। दोनों को ऐसे हंसते हुए बात करता देख जिन जाओ जेलस होता है और उसे गुस्से में अपने पास बुलाता है और कहता है तुम मेरे बारे में हमेशा सनलाई से सवाल करती रहती हो। वो कहती है कि ये वो है इसीलिए पूछती है, कोई और होता तो इतनी इंक्वायरी नहीं करती। जिसपे वो उसके पास आकर पूछता है क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हो। वो एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लिनसू को फिर से रेस्टोरेंट में देखते हैं। मीजुआन को कुछ काम से जाना था तो कस्टमर को जाओ के हवाले कर देती है। लिनसू उसके पास आता है और हैट लौटाकर बोलता है कि वो जान गया है कि उस रात माउंटेन टॉप के रेस ट्रैक पे चल रही ब्लैक कार उसी की थी। वैसे तो उसे पहले से शक था सनलाई पे, इसी को दूर करने के लिए उसने उसे रेसिंग के लिए बुलाया। वो अभी जाओ को अपने साथ रेस करने के लिए पूछता है पर वो मना कर देता और कहता है कि जाकर यानफांग से रेस करे क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे आया था। फिर जाओ को खबर मिलती है कि अगली बारी स्पीड रेस की है तो वो खुद को प्रिपेयर करने की शुरुआत कर देता है क्योंकि ये रेस जीतने के बाद ही उसे वान के कार्गो में जाने का मौका मिल पाएगा जहाँ पे उसे उसके सीक्रेट बिजनेस का एविडेंस ढूंढना है। इसलिए जाओ चियांग से कुछ टिप्स मांगता है जो अपने टाइम पे शानदार रेसर रह चुके हैं। वो बताते हैं कि कार हमारे बॉडी का एक्सटेंशन पार्ट होता है, सो ड्राइव करते वक्त यही सोचे कि वो हमारा बॉडी पार्ट है। उसके रिदम टेम्परेचर सबको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। साथ ही ब्रेन से पहले हैंड मूवमेंट चलनी चाहिए, मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो कि सोचने के लिए टाइम न लेना पड़े। फिर वो उसे डिलीवरीज के लिए भेजते हैं अपनी रेसिंग कार में ताकि उसकी स्पीड और बेहतर हो जाए। वहीं जियांगमू अब गैरेज आना बंद कर चुकी है और एक रोज सपने में खुद को जाओ के साथ स्विमिंग पूल में किस करते हुए दिखती है। जागते ही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सोचती है कि सच में जाओ इसके बारे में कुछ फील करता है। शायद हाँ, वरना ऐसा क्यों कहा होता। अगले दिन से इंस्टीट्यूट में उसे पानकाई नाम का लड़का अप्रोच करने लग जाता है पर वो उसे इग्नोर करती नजर आती है और क्लास खत्म होने के बाद वॉशरूम में घुस जाती है ताकि वहाँ वो ना आ सके। जब नाना को इस बारे में बताती है तो वो कहती है कि ये लड़का कई बार एंट्रेंस एग्जाम दे चुका है और हर बार ही फेल हो जाता है, पर इसकी फैमिली रिच है और उनका रिपेयर फैक्ट्री है। जियांगमू उससे बचने के लिए वॉशरूम की खिड़की से निकलती है और अपने सामने जाओ को किसी लड़के से सामान लेते हुए और बदले में उसे पैसे देते हुए देख लेती है। तभी पानकाई फिर से आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जाओ की भी इत्तेफाक से उन पे नजर पड़ जाती है तो मोमू भी पानकाई को अवॉइड करके उसके पास आती है। वो लड़का जाओ को तोची कहकर बाय बोलता हुआ चला जाता है। जियांगमू उससे कई सवाल करने लग जाती है, लाइक वो लड़का कौन था, क्या है इस बैग के अंदर, लेकिन वो उल्टा उससे पूछता है उस लड़के के बारे में। वो बताती है कि वो पनकाई है उसका क्लासमेट, जिसपे वो उसे थोड़ा केयरफुल रहने को बोलता है। कुछ दिनों बाद जियांगमू गैरेज लौटती है और सनलाई से जाओ को लेकर कई सारे सवाल पूछने लग जाती है, जैसे वो कुछ दिनों से क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, जिसपे वो उसे इस बारे में जाओ से खुद ही पूछ लेने को कहता है। वो बोलती है अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो उसे यहाँ से भगा दे
तभी जाओ को आता देख सनलाई बोलता है कि कोई अंधा ही होगा जो इतनी प्यारी लड़की को भगाएगा, लेकिन अगर जाओ ने ऐसा किया तो वो क्या करेगी। वो बोलती है कि वो उसे मनाएगी, चाहे गाना हो या फिर जोक सुनाना, इवन उसके लिए डांस भी कर सकती है। तो जाओ बोलता है अच्छा तो नाच कर दिखाओ, पर वो भाग जाती है और वो हंसने लगता है। उसी रात वो उसे ड्रॉ करता है और अपने आप से कहता है कि वो इन कुछ दिनों से जियांगमू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा हुआ हो, पर उसे अपने आसपास देखना अच्छा लगता है। उसके मन में कई सारी बातें हैं जो समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताए। वहीं चियांग जाओ की कार से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हटा देते हैं ताकि उसे अपने पैर से कार को कंट्रोल करना आ जाए। अगर फास्ट जाना है तो ब्रेकिंग सिस्टम पे नहीं, खुद पे रिलाई करना होगा। वहीं जियांगमू कुछ सामान ढूंढते टाइम जाओ की बनाई अपनी ड्राइंग देख लेती है और अपने मोबाइल से इसकी फोटो लेकर सोचती है कि वो जिनजाओ को कन्फेस करके रहेगी, वो भी अलग अंदाज में, जिसके लिए वो कार से ड्रिफ्ट करके हार्ट शेप बनाने की प्रैक्टिस करने लगती है। पर सनलाई का ट्रक थोड़ा हेवी था। नाना अपनी कार ऑफर करती है पर उसकी ऑटोमेटिक है और उसे इसके लिए मैनुअल कार की जरूरत है। वही लिंसु यानफान के पास आता है और जाओ के बारे में पूछने लगता है। वो बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, उसकी स्टाइल एकदम अलग है, कोई फिगर आउट भी नहीं कर सकता। जिस पे लिन पूछता है तब फिर वो तुमसे हार कैसे गया। वो बताता है कि वान द योंग ने चाल चली थी, ये तो उसकी स्मार्टनेस है कि उसने टाइम रहते बैक ड्राइविंग की और फिनिशिंग लाइन पार किया, पर उसे अपने कार के कुछ पार्ट्स चाहिए जो मिल नहीं पा रहा। जरूर कोई नहीं चाहता कि वो रेस जीते, इसलिए तो सारे पार्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है। सो लिंसु उससे प्रोडक्ट नंबर मांगता है जाओ के करीब जाने के लिए। इवन जब उसे पता चलता है जियांगमू के बारे में कि वो उसकी नेविगेटर थी और जाओ ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया, तो उससे मिलने के लिए नाना के पास आता है। नाना अपने कजन को जियांगमू की हेल्प करने को बोलती है तो वो हाँ कर देता है, पर जियांगमू एक कंडीशन रखती है इस बारे में किसी को ना बताने की। लिंसु कहता है ओके नहीं बताऊंगा। फिर यानफांग को बोलता है सब रिकॉर्ड करने और फिर पूछता है जियांगमू से क्या सीखना चाहती हो। वो बोलती है कि उसे टायर मार्क से शेप बनाना है, लाइक सेमी सर्कल जिसके टेल्स कनेक्ट हो। सो वो उसे वैसे ही सिखाता है और यहाँ चियांग जाओ को कपड़ा देते हैं स्टीयर व्हील से बांधकर प्रैक्टिस करने को। वहीं जियांगमू लिंसु को देखने के बाद खुद इसे ट्राई करती नजर आती है। उसी दौरान लिंसु उसका हाथ पकड़कर बता रहा होता है ताकि ये सब वीडियो में अच्छे से आ सके, और यानफांग भी बड़े मजे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। जियांगमू जब पैटर्न बनाने में कामयाब होती है तो लिंसु उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसे चाइनीज लड़कियां पसंद है। जब नाना अपने कजन को मोमो की टूवर्ड्स इनक्लाइंड दिखती है तो बोलती है कि ये जरूर तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन जियांगमू बताती है कि वो बस प्रिटेंड कर रहा है ताकि अपना काम निकाल सके। वहीं जाओ प्रैक्टिस करते करते महसूस करता है कि अब उससे कार और अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। फिर जाओ चियांग से कर्व पे कैसे स्पीड में टर्न करना है पूछता है, तो वो बताते हैं कि ब्रेक ज्यादा न लगाओ, हो सके तो लगाओ ही नहीं, वरना इनर्शिया तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। उनके बताए ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करके वो कार के साथ स्टेबिलिटी पा लेता है। मेजवान एक रोज अपने हस्बैंड को बताती है कि जो लड़का बार बार उनके रेस्टोरेंट आया करता है उन्हें नहीं लगता वो सिर्फ खाने के लिए आता है। वो बोलते हैं जानता हूँ, जिस तरह की कार वो चलाता है और उससे जो वाइब्स आते हैं समझ आता है कि वो जिनजाओ के लिए आता है। वहीं देखते ही देखते मोमो का स्कूल ओपन डे आ जाता है और जिनजाओ उसके इंस्टीट्यूट पहुँचता है। जब टीचर स्पीच दे रहे होते हैं तब जियांगमू जाओ की चुपके से फोटो लेने लगती है। तभी जियांगमू को टीचर दो बातें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए बुलाते हैं। जिनजाओ उसे सुनकर प्राउड फील करता है। वापस लौटते वक्त बारिश होने लगती है तो दोनों एक शेल्टर के पास खड़े हो जाते हैं। मोमो जाओ का हाथ पकड़ने लगती है और कहती है कि वो हाथ को गर्म कर रही है, तो जाओ भी अच्छे से उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराता है।